Hello, 7th standard students. Today, let us start chapter 17 Forests Our Life. I am Padmaja ma'am from Jain Acharya Shri Ajra Marji School. Chapter 17 Forest Our Life. Dear students, आज हम फॉरेस्ट विजिट करते हैं. तो चिल्ड्रन, आपको ये मालूम है कि वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलते हैं. दिस इज़ द फिगर ऑफ अ फॉरेस्ट, अ व्यू ऑफ अ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स, insects, birds, as well as microorganisms in the soil, ये सभी हम देख सकते हैं. If you visit a forest nearby, you can observe all these organisms. So forest is a habitat for all these types of animals like monkeys, jackals, porcupine. Elephants live in the deeper areas of the forest. और इस तरह से हम घने जंगल में अगर जाएं तो यहाँ हमें सब कुछ देखने को मिलता है. जैसे वैरायटी ऑफ ट्रीज लाइक नीम, शीशम जिससे फर्नीचर बनता है. नीम इज़ अ मेडिसिनल प्लांट. देन सीमल, ऑल्सो bamboo. So children, amla, bamboo, palash, fig, kanchnar, etc. All these trees as well as shrubs, herbs and grasses are in the forest. ये सभी कुछ फॉरेस्ट में देखने को मिलता है. इनफैक्ट फॉरेस्ट में इतने सारे ट्रीज़ होते हैं कि हमको ऐसी जगह बहुत कम मिलती है जहाँ से बहुत सारी सनलाइट आए, यानी वहाँ पे बहुत सारा छाँव होता है. द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज आर कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एज वेल एज क्लाइंबर्स. यहाँ क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी देखने को मिलते हैं. एंड इट इज़ क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, जैसे मैंने कहा, क्योंकि बहुत घना छाँव होता है. एंड ऑल्सो यू कैन सी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम फॉरेस्ट प्लांट. जो फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट में मिलने वाले जो प्लांट्स हैं उससे हमें, और रहने वाले इंसेक्ट्स हैं उससे हम हनी, सीलिंग वैक्स, वुड से बनने वाले स्टैचू, गम, काटेचू एक्सेट्रा, ये सभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. सो ऑल दिस वी गेट फ्रॉम अ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट में इतने सारे ट्रीज़ होते हैं कि वो ट्रीज़ में से बहुत सारे सीड्स डिस्पर्स होते हैं. और इस तरह सीड्स डिस्पर्स होने की वजह से वो सीड्स फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वहाँ पर दूसरी सीडिंग्स उग जाती है और नया प्लांट जर्मिनेट होता है. सो सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स डेवलप देयर. तो कुछ ट्रीज़ है वो सम सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज, वो कुछ ट्रीज़ बनते हैं और उनके जो ब्रांची पार्ट है, कोई भी ट्री का जो ब्रांची पार्ट है उसको हम क्राउन कहेंगे. जो स्टेम के ऊपर होता है, यू कैन सी इन दिस फिगर सम क्राउन शेप्स. ये अलग अलग टाइप के ट्रीज़ है, इसके जो क्राउन है उसके शेप भी अलग होते हैं. सो दिस टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. देन और इस तरह से बहुत सारे ट्रीज़ एक साथ मिलकर, ट्रीज़ के जो क्राउन होते हैं वो एक साथ मिलकर एक
रूफ जैसा बना देते हैं जो फॉरेस्ट के प्लांट से बनता है, तो इस रूफ को हम कैनोपी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैनोपी। यू कैन सी इन दिस फिगर। इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स एक साथ शेड या रूफ बनाते हैं। सो दिस कैनोपीज के नीचे अंडर स्टोरेज होता है, क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं उनके क्राउन्स पूरा एक रूफ बनाते हैं, फिर उनसे जो छोटे टाइप के जो श्रब्स होते हैं या ट्रीज होते हैं वो अंडर स्टोरीज बनाते हैं। अंडर स्टोरीज मीन्स वो दूसरा रूफ बनाते हैं जो उसके नीचे होता है, और उसका एक अलग से लेयर क्रिएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अंडर स्टोरेज। सो ट्रीज हैड crown of different types and sizes. This has created different layers in the forest which are called under storage. तो बच्चों, ड्यू टू डिफरेंट climatic conditions, there are variations in types of trees and other plants and types of animals from forest to forest. जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो कौन सा फॉरेस्ट है उसके हिसाब से वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहाँ होते हैं। और द फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है, इट सीम डार्क कलर्ड एंड कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग लीव्स आप देख सकते हो जो फॉरेस्ट का फ्लोर है। Fruits, sweets, twigs and small herbs are also seen here. Then animals, small insects, all these live in this layer of the or floor of the forest. यहाँ से हमें बहुत सारे सीड्स भी मिलते हैं। हमारे एक्टिविटी 7.3 में हम वेजिटेबल वेस्ट या लीव्स, ड्राई लीव्स, देन अदर ट्विग्स, स्मॉल ब्रांचेस, ये सब हम इकट्ठा करके एक पिट में डाल के उसमें हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे। देन आफ्टर 3 days इफ़ वी रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ये पिट है उसमें थोड़ा वार्म फील होगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा। जो पिट के अंदर जो कुछ भी हमने डाला है दैट विल बी डिकम्पोज्ड। सो यहाँ पर जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस। सो व्हाट इज ह्यूमस? Humus is the material or the dead animal and tissues which are converted by the microorganisms into a dark substance. एक डार्क सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। सो forest is a dynamic living entity full of life and vitality. बच्चों, यहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे पर फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। फ्रॉग इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है। देन द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, स्नेक फ्रॉग को खाता है, और इस तरह से एक फूड चेन बनता है। ग्रास, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। लास्ट में जो स्नेक है उसको ईगल खाता है। सो इस तरह के बहुत सारे फूड चेन्स हम फॉरेस्ट में देख सकते हैं। अगर कोई भी एक फूड चेन इसमें डिस्टर्ब हुआ, देन इफ इट अफेक्ट्स द अदर food chains. So one food chain is dependent on the other. If we remove one component, say trees, अगर इसमें से हम trees remove कर दे, then all other components would be
affected. And even we can find tiny mushrooms over the decaying leaves. Then insects like millipedes, ants, beetle, all we can find it here. Then there are several other organisms which are called microorganisms which live in the soil. जैसे मैंने पहले कहा कि ये माइक्रो एक डार्क कलर सब्सटेंस बनाता है जिसको ह्यूमस कहते हैं, वो सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाता है। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, दे कन्वर्ट द डेड प्लांट एनिमल्स इनटू द ह्यूमस। सो दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर जनरली कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। तो कोई भी एनिमल अगर मर जाता है, डेड हो जाता है फॉरेस्ट में, देन दिस dead animal becomes the food for vultures, crows, jackals and insects. So in this way the nutrients are cycled. तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से रिसाइकल होती है। ये जो भी डेड एनिमल्स है उसका जो वेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो मिक्सड इन द सॉइल एंड द सॉइल ऑल्सो बिकम्स फर्टाइल। सो ट्रीज जो होते हैं दे give out oxygen and take carbon dioxide during the photosynthesis process। तो इस तरह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड बाय दिस प्लांट्स। सो देयर इज बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। देन also we can see that when there is when rain falls, then all the water does not flow at once। जो भी पानी है वो बहता नहीं है, लेकिन पानी इकट्ठा होकर एक स्ट्रीम बन जाता है एंड some other animals also drink this water from the stream। The dense bushes and the tall grass provide animals with food and shelter। यहाँ पर जो डेंस बुशेस है और टॉल ग्रास है वहाँ पर एनिमल्स अपना खाना और शेल्टर दोनों पाते हैं, और कार्निवोरस एनिमल्स से भी वो बच सकते हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर अ डियर इन द फॉरेस्ट। देन coming to the next topic, that forest provides greater opportunities for food and habitat for herbivorous animals also। herbivorous animals यहाँ पर ढेर सारे जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, वो कंज्यूम करते हैं, और कार्निवोरस एनिमल्स हर्बिवोरस एनिमल्स को खाते हैं, और कार्निवोरस एनिमल्स को दूसरे बड़े कार्निवोरस या ओमनिवोरस एनिमल्स फीड करते हैं। सो यू कैन सी कि ड्यूरिंग रेनी सीजन हाउ रेन वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द ट्रीज एंड सिप्स इनटू द ग्राउंड। जैसे मैंने पहले कहा यहाँ पानी बहता नहीं है, लेकिन पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर सीप होता है and the water does not flow and go वेस्ट नहीं जाता है पानी, और वाटर टेबल का लेवल जो है वो ऊंचा ही रहता है। सो दस फॉरेस्ट कैन बी सेड अ डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। सो चिल्ड्रन, अगर कोई सिटी में बारिश होती है देन व्हाट विल हैपन। सिटी या टाउन में बारिश होने पर ज़्यादातर जो पानी है वो बह जाता है रास्तों के साइड में, या फिर जहाँ पर सॉइल नहीं होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, और टाउन में ज़्यादातर बिल्डिंग्स ही होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द
वाटर गोज वेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट में जितना भी पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ज़मीन के अंदर सीप हो जाता है। हेवी रेन कॉजेज फ्लड इन द सिटीज़, बट अगर हेवी रेन फॉरेस्ट में आए तो जो पानी है वो बहता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स की वजह से, ट्रीज़ की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि बहता पानी जो पेड़ है वो रोकता है। सो फ्लड इज़ नेवर कॉज्ड इन फॉरेस्ट and roots of the trees normally bind the soil together, but in their absence the soil is washed away or eroded। जैसा सिटी में पानी वॉश हो जाता है, बह जाता है, या जो प्लांट्स होते हैं वो अपरूट होकर गिर जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में पानी न बहने की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। एंड द वेदर ऑफ द फॉरेस्ट इज़ वेरी क्वाइट प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा प्लांट्स होने की वजह से आजू बाजू के जो विलेज है उसमें रेनफॉल भी अच्छा होता है, और प्लांट्स से कुछ हद तक नॉइज़ पोल्यूशन भी रोका जा सकता है, क्योंकि जो साउंड वेव्स है वो प्लांट्स से टकरा कर डायरेक्ट हमारी ओर नहीं आते हैं। अगर कहीं हाईवे सिटी में होता है तो उसका जो पोल्यूशन है वो हमको बेचैन कर देता है, लेकिन इन फॉरेस्ट दिस डज नॉट हैपन बिकॉज द प्लांट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। सो इस विज़िट में हमने देखा कि यहाँ प्रोफेसर अहमद बच्चों के साथ फॉरेस्ट की सैर करने गए, एंड फॉरेस्ट में हमने बहुत कुछ देखने को मिला। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। वाटर साइकिल भी जो होती है वो फॉरेस्ट की वजह से होती है, और रेनफॉल फॉरेस्ट की वजह से ही आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर वेपर लीव्स में से निकलता है दैट गोस अबव इन द एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और वो रेन बनकर नीचे गिरते हैं। सो फॉरेस्ट इज़ एन इकोसिस्टम इन विच देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, air and living entity. So in this chapter we can see कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लांट्स एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर, जिसकी वजह से फ्लड हो सकता है, और डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो हमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। सो चिल्ड्रन, रीड दिस लेसन एंड what we learn in this lesson, that is about different types of trees, shrubs, herbs as vegetation in this forest, different types of animals, birds and insects live here, also about humus and decomposers, then interaction between soil, water and air, how soil erosion is prevented, and how forest is a lifeline for forest dwelling communities. Then forest also influence climate, water cycle and air quality. So we end our chapter here. We'll continue our textual exercise in the next session.